दोस्तों, आपने काले चोर की कहानी सुनी है? नाम तो आपने सुना होगा। कई बार आदमी कह देते हैं कि किसी को कोई चीज़ नहीं देनी हो तो वो बोल देता है कि भाई तन्ने नहीं दूँगा, चाहे काले चोर ने दे दूँगा। वो पूरी कहानी सुनी है आपने? चलिए नहीं सुनी होगी तो मैं सुनाता हूँ। कहानी ये है दोस्तों कि एक गाँव में 2 चोर रहा करते और एक का नाम काला था, एक का नाम था भूरा। और दोनों ही सिर्फ़ चोरी तो पहले किया करते, उसके बाद वो छीना-झपटी, चोरी-चकारी, लूट-पाट, डकैती और इस तरह की वारदात करने लगे, यानी पूरे बदमाश हो गए, लोग उनसे डरने लगे। तो लेकिन उनका नाम फिर वही एक काला और भूरा चोर जो शुरुआत में नाम थे, वही उनके नाम हो गए। तो एक उस गाँव के अंदर बहुत शरीफ आदमी रहा करता, गरीब आदमी रहा था, उसके पास एक गाय थी, लेकिन वो गाय ऐसी थी कि पूरे गाँव में वैसी गाय नहीं थी। और बहुत ज़्यादा दूध दिया करती और जो घी था उसमें से वो भी बहुत निकला करता और वो जो गरीब आदमी था वो अपना जो गुज़ारा था परिवार को, वो उसी गाय के सहारे कर रहा था। तो उस भूरे चोर की नज़र उस गाय पे पड़ गई। तो गाय पे उसकी नज़र पड़ी, उसकी ख़ासियत का पता चला तो वो उसके घर गया, गरीब आदमी के घर। और उसने जाके ये कह दिया, या जो गाय है ना तेरी, जा मेरे घर बाँध है इसने जाके ना, और आज के बाद तूने जितना दूध पीना था पी लिया, लेकिन आज के बाद अब इसका मेरे बच्चे दूध पिएँगे। और उसने कह दिया कि 2-3 दिन के अंदर 3 दिन में गाय है ना मेरे घर आ जानी चाहिए। तो वो कह के चला गया भूरा चोर। अब वो शरीफ आदमी था, वो घबरा गया, डर गया वो। तो सोचा क्या करे, क्या नहीं करे? 3 दिन तक इसी उसमें बीत गए। तो फिर वो दोबारा आया, वो जो भूरा चोर था उसके पास आया, वो बदमाश आदमी था। उसने आके कहा, मैंने क्या कहा था 3 दिन में इस गाय को मेरे घर वो कर देना। तो उसने कहा, रिक्वेस्ट की, मन्नतें की, "आज जी मेरा परिवार इसी से चल रहा है, मेरे बच्चों का गुज़ारा इसी से हो रहा है, कुछ दूध बेच लेता हूँ, कुछ मेरे बच्चे खा पी लेते हैं, तो क्यों मेरे बच्चों के ऊपर आप वो कर रहे हो, दया दृष्टि करो।" तो उसने कहा कि फटाफट अभी लेके चल। तो उस आदमी ने कह दी, ठीक है जी, कल मैं अपने आप बाँधाऊँगा आप इस गाय को, आपके खूँटे पे आपको ये बंधी मिलेगी। ठीक है, वो बोला, ठीक है, आज आखिरी दिन दे रहा हूँ, कल ये गाय मेरे घर आनी चाहिए। उसने गरीब आदमी ने कह दिया, ठीक है जी, अब आपके सामने मेरी कहाँ चलेगी। अब वो जो शरीफ आदमी था ना, वो सारी रात सोचता रहा, क्या करूँ? अब गाय का दुःख भी था, लेकिन ऊपर से वो जो भूरा चोर था ना, वो इतना ज़्यादा दबंग था कि उसके सामने कुछ कर नहीं सकता था। फिर अचानक उसके मन में आया कि इस गाँव के अंदर काला चोर भी तो है ना, और वो काला चोर इसी भूरे चोर का फूफा है, हर चीज़ में, बदमाशी में भी, ताकत में भी, पैसों में भी, हर एक चीज़ में इससे ज़्यादा वो है। तो वो सवेरे-सवेरे उस गाय को लेके ना उस काले चोर के घर चला गया, और काला चोर उस घर बैठा था। बोला, हाँ, क्या हुआ? बोला, जी एक गाय है मेरे पास और आप इतने बढ़िया आदमी हो, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, मैं ये गाय आपको फ्री में देना चाह रहा हूँ। बोला, ठीक है, जा बाँध दे खूँटे के ऊपर। उसने बाँध दी, गाय अच्छी थी, काले चोर को भी उसके बारे में पता था, उसको पसंद आई, उसने जाके ना काले चोर के खूँटे वो गाय बाँध दी। तो जब वो शाम तक नहीं लाया तो शाम को भूरा चोर आया उसके घर, तो उसने कहा करे, गाय कहाँ है? अरे जी, गाय तो मैंने दे दी। बोला, किसने दे दी? जब मैंने ये कही थी कि गाय मेरे घर आनी चाहिए, और किसने दे दी? बोला, जी काले चोर था, ये दे दी, जाओ लिया उड़े थे जाकर। ये काला चोर उसका भी फूफा है। तो अब उस भूरे चोर की हिम्मत नहीं हो रही है, आगे काले चोर के वो हाथ से जाके ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि उस आदमी ने सोची कि गाय तो मेरे घर से जानी ही जानी है। मैं कुछ कर नहीं सकता, ताकत इतनी है नहीं मेरे अंदर कि मैं इस भूरे चोर से लड़ सकूँ, तो क्यों ना मैं अपनी इस गाय को काले चोर को दे दूँ। फ्री में उसने भी लेनी और फ्री में इसने भी लेनी, कम से कम इसको नहीं दूँगा मैं, इसको तो गाय नहीं मिलेगी ना। और वो काले चोर को दिया, और काले चोर के सामने भूरे चोर की हिम्मत नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी है काले चोर की। कि वो कहावत चलती है ना कि तेरे को नहीं देनी चाहिए, मैंने काले चोर को देनी, तो ये काले चोर की कहानी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मैंने ये कहानी सुनाई क्यों? तो मैं इसका जवाब दूँगा आपको कि कहानी क्यों सुनाई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई सुनाने की। तो बस दोस्तों, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी आया दोस्तों, मैं 5 सेकंड में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक कहावत सुनी होगी आपने, पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन पैसा ही सब कुछ हो चुका है। ये सच है कि वो भगवान तो नहीं है पैसा, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है किसी भी सूरत में।
अगर ये पैसा किसी गरीब आदमी को भी मिल जाता है तो उसके अंदर भी ताकत इतनी आ जाती है कि वो अच्छे-अच्छे आदमियों को मिट्टी में मिला सकता है। और जो दबंग आदमी होते हैं उनके पास तो पैसा हो तो उनका तो कहना ही क्या दोस्तों। पैसा एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, एक ऐसी ज़रूरत हो चुकी है दोस्तों कि न तो रिश्तों को देखता है, न इंसानियत को देखता है। आदमी पैसा कमाना चाहता है, चाहे किसी भी सूरत में कमाए, चाहे उसके लिए उसको अपने भाइयों का कत्ल करना पड़े, अपनी बहनों का कत्ल करना पड़े या फिर बहनों को अपने भाइयों का कत्ल करना पड़े या पैसे के लिए बच्चे अपने माँ-बाप को मार देते हैं। कई बार जो सुना है कि हिस्सा नहीं दिया ज़मीन में से या फिर पैसे नहीं दिए, पैसे माँग रहे थे, पैसे नहीं दिए, पेंशन के पैसे नहीं देती है। इस तरह की जो भी वारदात होती है, वो पैसे के कारण होती है। क्यों? क्योंकि पैसा आज ताकतवर इतना हो चुका है, पैसे की ज़रूरत इतनी हो चुकी है कि उसके सामने रिश्ते, नाते, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुका है दोस्तों। खैर चलिए दोस्तों तो मैं आज इसी पैसे से संबंधित आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल सच्ची है दोस्तों। हालाँकि मैं लंदन में हूँ इस टाइम लेकिन ये कहानी स्पेशली आई है मेरे पास। और जिसने ये कहानी फ़ोन पे मेरे जानकार थे तो वो जो उसने फ़ोन पे सुनाई है लेकिन उनके एक विशेष अनुरोध से मैंने नाम बदल दिए पात्रों के। लेकिन कहानी 100% सच है दोस्तों और आज के दिन सच है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि पैसे के लिए इंसान क्या कुछ कर लेता है, कैसे रिश्तों को ताक पे रखता है और कैसे गरीब और मजबूर आदमी पैसे के लिए अपने भाइयों से, अपने माँ-बाप के सामने भी कैसे मजबूर हो जाता है, ये सुनाता हूँ दोस्तों मैं। हालाँकि नाम मैंने बदल दिया लेकिन एक बार और कहना चाहूँगा कि ये मेरे को कहानी सुनाई गई है और ये आज के दिन घटित होने लग रही है। लेकिन क्योंकि मैं इसको जानता नहीं, उन पात्रों को जानता नहीं इसलिए मैं इस कहानी की पुष्टि भी नहीं करता कि ये सच है या झूठ। लेकिन उस आदमी के आवाज़ में जो स्पष्टता थी, जो कहने का एक भाव था, उससे लग रहा है कि कहानी ज़रूर सच हो सकती है। फिर भी मैं इसकी पुष्टि नहीं करता लेकिन कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, रोहतक और सोनीपत ज़िले की सीम लगती है और रोहतक और सोनीपत ज़िले की सीम के ऊपर एक गाँव है और उस गाँव के अंदर 3 भाई रहते हैं, रहा करते अब भी हैं खैर। तो उनमें बड़े भाई का नाम था रामकिशन, अब भी है। तो वो रामकिशन शुरू में अच्छा काम चलाया करता उसका ट्रक थे उसके पास 4-5 ट्रक हुआ करते, 4 ट्रक थे उसके पास और बहुत बढ़िया काम था और वो अपने भाइयों के साथ भी अच्छा संबंध था उसका, अपने भाइयों से प्यार किया करता, परिवार मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जिया करता क्योंकि बड़ा था रामकिशन। तो वो 2000 में दोस्तों दिल्ली के अंदर ट्रकों की एंट्री बैन कर दी और बाईपास निकालने का वो कर दिया भाई ट्रक नहीं जाएँगे और क्योंकि रामकिशन का जो काम था वो सिर्फ़ ट्रकों का ही था, दिल्ली में एंट्री बंद होगी तो उसका काम भी बंद हो गया यानी कम हो गया। अब ट्रक की किस्त भी थी और कुछ भी था तो उसका काम एक तरह से ठप हो गया तो मजबूरी में उसको वो ट्रक बेचने पड़े। और वो ट्रक उस टाइम उसकी कीमत एक-एक ट्रक की 5-5 7-7 लाख रुपए हुआ करती, सेकंड हैंड की बढ़िया ट्रक थे उसके पास। लेकिन ऐन टाइम पे किसी ने ट्रक लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि उसके सिर के ऊपर कर्ज़ा भी था। अब बिज़नेस है, बिज़नेस में हो ही जाता है कर्ज़ा, धीरे-धीरे लोग उतार देते हैं, किसी का नहीं उतरता तो अपना सामान बेच के ना सामाजिक आदमी है वो तो उस कर्ज़े को चुका देता है। तो रामकिशन है वो भी एक शरीफ आदमी है, सामाजिक आदमी है, तो उसने अपने वो ट्रक 40-40 हज़ार रुपए में बेच दी क्योंकि करंट में उनको पूरी कीमत नहीं दी। लेकिन 40-40 हज़ार रुपए में बेचने के बाद भी उसका जो कर्ज़ा था ना वो नहीं उतरा। तो नहीं उतरा तो क्या करता फिर उसने सोची अब क्या करूँ? अब उसके पास एक घर था दोस्तों और एक प्लॉट था। फिर उसने सोची कि अपने घर को बेच दे, प्लॉट को बेच दे क्यों? क्योंकि लोगों को कर्ज़ा तो देना ही है, अब बिज़नेस रहा नहीं, ट्रक थे वो 40-40 हज़ार रुपए में बिके, कर्ज़ ज़्यादा था। तो उसने अपना मकान और प्लॉट बेचना निकाल दिया। तो दोस्तों गाँव वालों ने उस घर की कीमत लगाई, किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख। मतलब आप ये लगा लीजिए कि लगभग 6 लाख 20 का भी मान के चलें तो 6 लाख रुपए कीमत उसके घर की लगाई और जो उसका प्लॉट था, उस प्लॉट की कीमत लोगों ने लगाई 3 लाख रुपए। तो उससे रामकिशन के 2 भाई थे। वो दोनों पुलिस के अंदर थे और उनमें से उसका जो भाई थे नाम उसने बताया था, एक का नाम था शायद वेदपाल था, हालाँकि मैंने नाम बदल दिया, दूसरे का नाम मैंने रख दिया सुरेश, नाम कुछ और थे। तो वो दोनों पुलिस में थे। तो पुलिस में होने के कारण उनका वो थोड़ा दबंग टाइप में भी थे, पुलिस में के उसमें भी थे, तो उन्होंने वो घर और प्लॉट रामकिशन से खुद लेने की बात की। तो उसने कहा ठीक है भाई पैसे दे दो मेरे मकान के 7 लाख रुपए लगते हैं, 6 लाख रुपए दे दो तुम। तो उन्होंने कहा भाई हम मकान के देंगे 3 लाख रुपए और जो प्लॉट के 3 लाख रुपए उसके देंगे 1.5 लाख रुपए। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हम तेरे भाई हैं कम से कम हमें नहीं देगा तो किसको देगा? तो उन्होंने कहा भाई पैसे मेरे पूरे दे दो। तो उसने जो 2 उसके भाई थे वेदपाल और सुरेश थे
उन्होंने गाँव वालों से कहा, कुछ रिश्तेदारों से मतलब उनको दबाव डलवाया और कुछ जो गाँव के तथाकथित सामाजिक जो समाज के चौधरी या ठेकेदार होते हैं ना, वो इस मामले में आगे रहते हैं और एक ही पक्ष को दबाते हैं और खासकर एक पक्ष ज़्यादा मजबूत हो, दूसरा पक्ष तो उसका तो पक्ष वो लेते ही लेते हैं और गरीब आदमी को झुकाने की कोशिश करती है, आजकल के पंचायती आदमियों की खासियत होती है। खैर तो दोस्तों वो जो रामकिशन था ना, वो शरीफ आदमी था, वो मान गया लेकिन वो जिस मकान की 6-7 लाख रुपए कीमत थी, वो उसके भाइयों ने 3 लाख में ले लिया। 3 लाख की प्लॉट की जो कीमत थी, वो उसके भाइयों ने ले लिया 1.5 लाख रुपए में, लेकिन कर्जा फिर भी नहीं उतरा। तो नहीं उतरा तो उसके पास 4 बीघे ज़मीन थी, उसने सोचा अब क्या करें? ज़मीन 4 बीघे थी तो परिवार का भी वो नहीं चला। खैर उसके ससुर से वो ले आया 40,000 रुपए और 40,000 रुपए ले आके एक तो अपना छोटा छप्पर डाल लिया और 5-4 गाय ले ली उसने। गाय लेके ना अपना गुज़ारा करने लगा, साथ में मेहनती आदमी था। तो उसके बाद साझेबादे पे ज़मीन लेके वो भी करने लगा, तो धीरे-धीरे उसने अपना कर्ज़ा उतार दिया सारा। उसके बाद फिर जो गाय थी, गाय की जगह उसने भैंस ले ली और अपना ठीक-ठाक काम करने लग गया। तो फिर उसके बाद उसके जो लड़के थे, लड़का, एक लड़की थे, लड़का मैरिज के लायक हुआ तो 2011 में उसने अपने लड़के की मैरिज कर दी, लेकिन गरीब आदमी था। तो गरीब आदमी के लिए तो वैसे भी नहीं आते, तो उसने उसमें से 1 बीघा ज़मीन बेच दी 4 बीघे ज़मीन में से और एक छोटी-सी दुकड़िया का अगर जगह ऐसी बना के ना और डंगवारा मैरिज में भी डंगवारा होता है, भाई ठीक है मैं तेरे लड़के की मैरिज कर दूँगा, तू मेरे लड़के की अपनी लड़की के साथ, इस तरह का कई जगह हो जाता है। तो उसने उस डंगवारे में अपने बच्चों की मैरिज कर दी, लड़के की मैरिज कर दी, पोता-पोती हो गए, चलो कोई बात नहीं, काम चल पड़ा। लेकिन दोस्तों अब है ना, अब एक कोई जम्मू कश्मीर कटरा क वो हाईवे निकला है, कटरा एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। तो उसके निकलने से वो ज़मीन उसकी जो 4 बीघे ज़मीन थी ना, वो उस हाईवे के पास आ गई और उसकी कीमत लगी जो पहले 25-30 लाख रुपए की कीमत लगा करती, अब वहाँ पर 1-1 एकड़ ज़मीन होगी 5-5, 7-7 करोड़ रुपए की। तो उसके पास 3 बीघे ज़मीन थी, तो उस 3 बीघे ज़मीन के 3 करोड़ रुपए लगने लग रहे हैं उसके। तो अब उसके भाइयों की नज़र फिर पड़ गई उसके ऊपर और अब ब उसके जो भाइयों के लड़के थे, जो भाई पुलिस में थे, अब उसका एक लड़का तो सरकारी वकील बताया और एक लड़का बताया बैंक मैनेजर। तो अब वो उस ज़मीन को लेने लग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें ये ज़मीन दे दे, हम तुम्हें देंगे 1 करोड़ रुपए, जबकि उस ज़मीन के लोग ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए लगने लग रहे हैं। तो अब वो कह रहा है, "भई 3 करोड़ रुपए दे दो मेरे को, 3 करोड़ लगने लग रहे हैं, ये कस्टमर है।" तो वो उन्होंने मार-पीट के या धमका-धमकी के या किसी तरह वो कस्टमर भी भगा दिए और अब फिर वो रिश्तेदारों से दबाव डलवा रहे हैं। और वो गाँव वालों से दबाव डलवा रहे हैं। लेकिन अब की बार क्योंकि ये ज़िंदगी की उसकी आखिरी बाजी, आखिरी प्रॉपर्टी, तो अब वो जो रामकिशन और उसका लड़का वो थोड़े मजबूत हो गए कि जी हम तो या तो पूरी कीमत दे दो, नहीं तो हम तो किसी और को दे देंगे। लेकिन अब रामकिशन को और उसके लड़के को धमकी मिलने लग रही है कि या तो ज़मीन हमें दे, नहीं तो तुझे मार देंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार वो रिश्तेदारों की नहीं सुन रहा और गाँव वालों की नहीं सुन रहा। तो अब कल ये धमकी मिलने लग रही है कि या तो ज़मीन हमें बेच दे, नहीं तो तेरा और तेरे लड़के का और तेरे पोते का दो हम कर देंगे कत्ल। तो अब स्थिति है ये दोस्तों। अब हालाँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पुष्टि नहीं करता कि कहानी सच है या झूठ है, लेकिन किसी ने कही है तो शायद सच ही होगी ये कहानी। चलिए कोई बात नहीं। तो अब दिक्कत ये है दोस्तों कि वो क्या करें अब? हालाँकि वो उनको नहीं बेचेंगे, ये तो पक्का है कि वो उनको तो ज़मीन नहीं देंगे। तो फिर सिचुएशन आती है कि वो करें तो क्या करें? तो दोस्तों उसमें मैं उस राम किशन को कुछ सलाह देना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि कहानी आई भी मेरे पास है और किसी को ये कहानी किसी ने सुनाई भी नहीं। तो पहली बात तो दोस्तों, ये जो काले चोर की कहानी सुनाई थी ना मैंने, ये कहानी यहाँ लागू होती है। और लेकिन उससे पहले मैं उसको डिफेंस के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा रामकिशन को और उसके लड़के को, सबसे पहले तो अपने पोते को कहीं बाहर भेज दें। क्या पता कब क्या सिचुएशन हो जाए, और ये मैं भी कहूँगा, ये काले चोर वाली की कहानी कहूँगा कि अगर वो ज़मीन देनी है ना, तो कम से कम जिन भाइयों ने पहले नाजायज़ फ़ायदा उठाया शराफ़त का और वो आज भी उठाने लग रहे हैं, तो चाहे वो उस ज़मीन की 3 करोड़ की जगह चाहे 30 करोड़ रुपए दें, लेकिन उनको देने का हक नहीं पड़ता इस उसका ज़मीन का। और गाँव का कोई भी ठेकेदार आ जाए, कम से कम जब वो पहले की सिचुएशन को नहीं देखकर आज जब वो 3 करोड़ की 1 करोड़ में बेचने के लिए अगर कोई चौधरी बन के आता है, तो उसकी मानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कल को कोई भी वारदात होने की वो हो, तो सबसे पहले अपने वहाँ पोते को निकाले। दूसरी बात ये है कि आजकल डरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताकत की लड़ाई तो है ही नहीं। चाहे कोई पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, चाहे कोई मिलिट्री का जनरल भी हो, उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपनी रक्षा करने के लिए खुद कहता है कि अगर कानून अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे का भी मर्डर करना पड़े, तो कानून में अलाउ है वो। अपनी जान बचाने का अधिकार कानून देता है, तुमको भी अपनी जान बचाने का अधिकार है, रामकिशन को और उसके लड़के को अपनी जान बचाने का अधिकार है।
लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने पोते को ऐसी जगह भेज दें कि उनके घर वालों को क्या रिश्तेदारों को पता ना चले कि पोता है कहाँ पर। और कहीं पढ़ा ले और कहीं रख ले या कुछ भी करें वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इस मामले में ये तो है दोस्तों कि समाज साथ नहीं दे रहा, और कुछ लोग जो आज भी उस गाँव के जो अपने आप को मतलब ये कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, हम समाज सुधार हैं, हम समाज सेवक हैं, वो उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भाई भाइयों को ज़मीन दे दो। और वो जो उसके भाई और उसके परिवार का कहना है कि इसने तो नाश करना है, और ज़मीन तो इन्हें देनी है, मारते दे दो ये। पहली बात तो जो थारते दो तो मना नहीं कर रहा, पूरी कीमत दो उसकी। दूसरा रही बात नाश करना, किसने नाश करना? पहले भी तो 50% जब उसकी लगाई, भाइयों को सहारा लगाने का एक वो होता है कि एक भाई दूसरे भाई के सहारा लगाए। लेकिन 7 लाख के उसके तो 3 लाख दिए मकान के, और 3 लाख का प्लॉट था उसका 1.5 लाख दिया, और ये कहने लग रहे हैं कि नाश भाई करने लग रहा है। नाश तो उन भाइयों ने किया जिन्होंने उसकी मजबूरी का, शराफ़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और ख़ासकर मैं कुछ समाज के जो ठेकेदार हैं ना दोस्तों, उस एरिया में कोई तो अपने आप को पहलवान कहता है, कोई हिंद केसरी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन तो लड़ते हैं। किसी ने अपना नाम चाँद पहलवान रख रखा है, किसी ने सूरज पहलवान रख रखा है, किसी ने दाती पकड़ पहलवान रख रखा है, कोई हिंद केसरी कहता है उस एरिया का जो इलेक्शन लड़ते हैं जिला समिति के। तो उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं है क्या है कि एक शरीफ आदमी के साथ जो अन्याय होने लग रहा है, उस अन्याय को रोके कम से कम। चलिए आज के दिन मैं मानता हूँ किसी के फट्टे में टाँग नहीं अड़ाते, तो लेकिन कम से कम अगर समाज के सुधारक हो, समाज के चौधरी हो, तो कम से कम उनको तो समझा सकते हो भाई, तुमने ज़मीन लेनी तो पूरी कीमत दे दो इसको, अगर तुम पूरी कीमत नहीं दे सकते, तो इसको बेचने दो, अपनी कहाँ बेचना चाह रहा है। तो लेकिन समझ में नहीं आता दोस्तों गरीब आदमी को क्यों ये दुनिया और कुचलती है, सहारा लगाती नहीं। और आपस में भाई का फर्ज होता है, खून के रिश्तों का ये फर्ज होता है कि अपने डाउन हुए भाई को कुछ मदद करे। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई ही भाई की गर्दन काटने लग रहा है और बदनाम ये करने लग रहे हैं कि नतनाश करना है। चलिए दोस्तों, तो मामला ये है कि दोस्तों आज के दिन किस गाँव का है ये तो मैं नहीं बताता, और वो असलियत में कौन आदमी मैं ये भी नहीं बताता। नाम वगैरह मैंने बदल दिए हैं ताकि उन लोगों की बदनामी ना हो। हाँ, किसी ने मुझे कहानी सुनाई है और उसकी आवाज़ से और उससे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि वो आदमी सच ही बोल रहा होगा। हालाँकि मेरे सामने इस कहानी का नहीं पता, मैं उन किसी को जानता नहीं। न मैं उसे रामकिशन नाम के आदमी को जानता हूँ, न मैं दूसरों को जानता हूँ। लेकिन ये है ज़रूर, लेकिन मैं समाज के लोगों से ताकतवर लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर समाज के आप प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो समाज के जो गरीब आदमी हैं, तब कुचले हुए आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, उनकी भी मदद करना सीखो। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं इस ताकत का। चलिए दोस्तों, आज के दिन इतना ही, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है आगे चल के। तो आज के दिन तो ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा, परमात्मा उस आदमी की रक्षा करे, और जो आदमी आज अपने ताकत के बल पे है, परमात्मा उनको सज़ा दे। और जब परमात्मा सज़ा देता है ना, तो दोस्तों बड़ी भयानक सज़ा होती है, वो किसी जेल से नहीं, उसकी तो अलग ही सज़ा होती है, और वो सज़ा आदमी से कभी नहीं उठती, सारी उम्र रोता रहता है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अपने ताकत के नशे में, दबंगई के नशे में किसी शरीफ आदमी को तंग मत करो, शरीफ आदमी के साथ अन्याय मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की लाठी पड़े और न रोने लायक बचो, न हँसने लायक बचो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।